हेरिटेज। परिधि है 2.5 किलोमीटर, एरिया है 255 एकड़। रस 70%। उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट था। एक एस्केप रूट या 41 दिन तक दिल्ली शहर को मिला। बस सोने की चिड़िया। वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का व्लॉग के अंदर। एंट्री हमने कर ली है लाल किला के अंदर और ये काफ़ी डिटेल्ड व्लॉग होगा लाल किला के बारे में। आई डोंट थिंक सो कि इतना डिटेल्ड व्लॉग आपको मिलेगा यूट्यूब में कहीं भी ढूंढने के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ आपको थोड़ी बहुत मिल जाएंगी आपको गूगल पर, बट आपको आज डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हिस्टोरिकल पूरा मिलेगा इसमें। और आई ट्राई टू कवर इट मैक्सिमम एंड ट्राई टू कैप्चर ऑल थिंग्स इन शॉर्ट बट येस इन डिटेल्ड व्यू। सो आज हम अपने साथ यहाँ पर एक गाइड करेंगे जो कि 22 सालों से यही कर रहे हैं एंड उनका इनफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, सारी चीज़ों को वो बताएंगे। तो आज है हमारे साथ डॉक्टर जयबीर सिंह जो हमें गाइड कराएंगे पूरा टूर। जैसा मैंने आपको बताया डिटेल्ड में बट ब्रीफ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का टूर सर की हेल्प से। सर बताएं। पहले तो सभी का स्वागत है, आपके माध्यम से देखने वाले तमाम दर्शकों का भी। और जो यहाँ पर आप घूमने के लिए आए हैं, ये बहुत प्रसिद्ध है भारत में रेड फोर्ट के नाम से, या जिसे हिंदी में लाल किला कहा जाता है। ये नाम दिया है अंग्रेज़ों द्वारा क्योंकि उनके लिए आसान और सहज था बोलना रेड फोर्ट, बजाय कि हम बोलते इसको किलाए मुबारक, जो नाम दिया गया था शाहजहाँ द्वारा। शाहजहाँ ने अपनी राजधानी को जब आगरा से विस्थापित किया यहाँ, इट इज़ लाइक ट्रांसफरिंग देयर ओन कैपिटल, तो ये तय किया गया कि साहब एक नया शहर भी पहले स्थापित किया जाए, बसाया जाए। तो उस शहर को नाम दिया गया शाहजहाँ के द्वारा शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद अब वही शहर पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। और उसका भी कारण ये है कि जब अंग्रेज़ों ने 1911 से 1936 के बीच एक नया शहर बसा दिया और ऑफिशियली नाम दिया उसको न्यू दिल्ली। तो तब से फिर ये शाहजहानाबाद लोग पुरानी दिल्ली के नाम से बोलते हैं। तो ये बिल्कुल किले के सामने स्थापित जो शहर है वही शाहजहानाबाद या पुरानी दिल्ली है। कहा जाता है कि इस किले को बनाने के लिए एक बहुत अच्छे और कुशल कारीगरों का प्रयोग उन्होंने किया, जिसमें पूरी टीम थी, अहमद लाहौरी से लेकर के मगर अहमद खान सभी लोग थे। तो किला चूँकि एक पहाड़ी किला नहीं है, एक मैदानी किला है, तो अतिरिक्त सुरक्षा हेतु यहाँ पर एक पूरी खाई खोदी गई। उस दौरान पानी का प्रवाह इसमें रहता था, नदी से जुड़ा हुआ था एक खाई। पूरा सिस्टम था जिसके जरिए वो पानी को कंट्रोल कर सकते थे। तो बहता हुआ पानी सुनिश्चित करता था सेफ्टी को, ताकि तो आक्रमण जब हो तो उसकी सुरक्षा अतिरिक्त सुरक्षित रहे। किंतु इस किले से जुड़े हुए दो प्रसंग महत्वपूर्ण हैं जिनकी जानकारी होनी चाहिए। पहला प्रसंग है 1857 का विद्रोह। 57 का जो विद्रोह था वो सिपाही विद्रोह था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, किंतु वो विफल हो गया। और विफल होने के बाद उन्होंने यहाँ के जो बादशाह थे बाबू शाह जफर द्वितीय, उन पर मुकदमा चलाया और उनको यहाँ से भेज दिया रंगून, और बाकी उनके बेटों को फांसी दे दी गई, बेटे और पुत्र। इसके बाद ये किला उनके पूर्ण कब्जे में आ गया। तो उन्होंने यहाँ पर लगभग 70% इमारतों को तोड़कर उनके स्थान पर ऐसी इमारतें बनाई जिनका प्रयोग वो अपने सैनिकों के रहने के लिए कर सकते। तो वही इमारतें बाद में भारतीय सेना को हस्तांतरित हो गई। तो एक तरीके से ये किले का 70% हिस्सा अभी भी प्रशासकीय सेना के अधीन आता है, और बाकी 30% जो सुरक्षित रहा उसे भारत सरकार ने 2007 में यूनेस्को के अंतर्गत वर्ल्ड हेरिटेज को भी के रूप में भी मान्यता दी। तो केवल 30% ही ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पर्यटन के हेतु लोग घूमने के लिए जा सकते हैं। तो अभी जो हम देखेंगे एरिया वो सिर्फ 30% होगा पूरे किले का। अच्छा, दूसरा यहाँ पे दूसरी महत्वपूर्ण घटना है जिसकी चर्चा जरूरी है, वो है 15 अगस्त 1947 भारत स्वतंत्र हुआ। तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री के तौर पर जब आए, हालांकि वो तारीख 15 नहीं थी, 16 तारीख थी, तो उन्होंने आकर पहली बार झंडारोहण किया। यहाँ पे पहले यूनियन जैक यानी ब्रिटिश झंडा होता था उसको उतारा, उसके बाद भारतीय झंडा रहता है। तब से यहाँ पर एक परंपरा बन गई, जो भी देश का प्रधानमंत्री होता है 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करके राष्ट्र को संबोधित यहीं से किया जाता है। पहले ये सीढ़ियाँ प्रयोग में लाई जाती थी, बाद में लिफ्ट भी लगा दी गई। तो मतलब याद होगा लोगों को वाजपेयी जी का शासनकाल, उनकी घुटने का ऑपरेशन होने के बाद ये। इसके अलावा यहाँ पर एक बालकनी है जो ऊपर दिखाई दे रही है, ये औपचारिक स्वागत हेतु थी परिवार के लिए, राज परिवार के लोगों के लिए। पुष्प वर्षा जैसे हमारे भारतीय परंपरा में है, क्योंकि ब्रिटिश परंपरा में ऐसा कुछ था नहीं विधान, उन्होंने इसे बंद करा। बन के तैयार हुआ, सब कुछ हुआ। तो शाहजहाँ ईरान के शाह से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने अपने महल में एक बाज़ार स्थापित किया था, और उस बाज़ार का नाम था बाज़ार मुसक्कर, जिसका मतलब होता है छत के नीचे स्थापित बाज़ार।
तो इसी से प्रेरित हो शाहजहाँ ने भी यहाँ एक बाज़ार को स्थापित कराया, खास करके महिलाओं की सुविधा के लिए राज परिवार की। और इस बाज़ार को चूँकि छत के नीचे स्थापित किया गया था तो इसका नाम है छत्ता बाज़ार। छत्ता, तो ये बाज़ार जो है, जी जी बिल्कुल, छत के नीचे स्थापित एक पूर्ण बाज़ार है। इस बाज़ार के मध्य में एक चौक स्थापित है और वो व्यवहारिक रूप से इसलिए बनाया गया कि अगर पूरा बाज़ार इस तरह से ढक दिया जाता तो संभवतः रोशनी और हवा का प्रबंधन लुप्त हो जाता है। तो उसको सुनिश्चित करने के लिए एक चौक बीच में स्थापित किया गया। ये है वो चौक। हाँ, ये चौक है मध्य में स्थित और बिल्कुल समान दूरी पर स्थित है दोनों बीच के बीच। एक चीज़ और प्रासंगिक है बताने की, इसमें बहुत सुंदर चित्रकारी आप देख पा रहे हैं ऊपर नीचे सभी जगहों पर। ये फ्रेस्को पेंटिंग्स का एक अच्छा एग्जाम्पल है। फ्रेस्को मतलब उस तरह का एक काम जिसमें एक प्लास्टर किया जाता है और उसे गीले प्लास्टर के ऊपर जब चित्रित कर दिया जाता है कोई भी रंग तो स्थायी हो जाता है सूखने के बाद, जैसे आजकल पीओपी भी जैसे घरों में हाँ करते हैं। फ्रेस्को का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मुगल काल का ये यहाँ देखने को मिलता है। सामने इमारत हमें सबसे पहले जो दिखती है अंदर आते ही, ये है नौबत खाना और ये एक औपचारिक स्वागत द्वार कह सकते हैं, उस वक्त बनाया गया। कहा जाता है कि सामान्य तौर पर 3 वक्त बजाए जाते थे और विशेष अवसरों पे 5 वक्त भी बजाए जाते थे, खास करके शहंशाह के जन्मदिन वाले थे और किसी उत्सव वाले थे। तो इस इमारत को जो है अभी हाल ही में रेनोवेशन पे चल रहा है, प्रक्रिया है जो अमूमन की जाती है, साफ़ सफाई करना, उनको रेस्टोर करना, तो उसी का काम अभी चल रहा है। इस किले की टोटल जो अगर परिधि और वो देखें जाए तो इसकी परिधि है 2.5 किलोमीटर की और टोटल एरिया है 255 एकड़। 255 एकड़ में आपका 2.5 कितना होता है आपने परिधि? 2.5 किलोमीटर। 2.5 किलोमीटर्स मतलब जो आपका वॉकिंग आपका कवरिंग डिस्टेंस होगा पूरा इस एक बिंदु से खड़े हों दूसरे बिंदु तक वापस आएँ तो 2.5 किलोमीटर तय कर देंगे। 2.5 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ेगा, जिसमें हम कवर करेंगे 30% ऑफ एग्जिस्टिंग जो पब्लिक इमारतें सुरक्षित रही और टूरिस्ट जैसे हम जैसे नॉर्मल कोई भी आ सकता है उसे घूम सकता है जी। रेस्ट 70% स्टिल विद द आर्मी। तो किला चूँकि एक प्रशासकीय और व्यावसायिक और बाकी गतिविधियों का केंद्र भी था। प्रशासकीय मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज़, तो उसमें सामान्य जनता का दरबार भी यहीं लगाया जाता था। और एक नियमित प्रक्रिया होती थी सामान्य रूप से किसी भी 16 प्रांतों में, चूँकि मुगल साम्राज्य विभाजित था तो उनके प्रत्येक प्रांत के जितने भी जो प्रतिनिधि हैं उनकी उपस्थिति उस दरबार में होती थी। और ख़ास करके किसी ऐसे मुद्दे पर जहाँ पे 2 राज्यों के बीच विवाद है या कोई ऐसा विवाद जहाँ पे निर्णय किसी विशेष तौर पर चाहिए तो अंतिम निर्णय राजा का या शहंशाह का ही माना जाता था। बिल्कुल, तो उस तरह का ये उस वक्त का सुप्रीम कोर्ट था। तो ये इमारत अब आपके सामने दिखाई दे रही है, हालांकि धुंध में कम दिख रही होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट है, मतलब हाँ, इस टाइम का दीवाने आम बोलते हैं। जो भी इमारत यहाँ पे बनी है 2 प्रकार के पत्थरों को आप देख सकते हैं इस्तेमाल हुआ है अधिक। एक है लाल बलुआ पत्थर जिसे रेड सैंडस्टोन कहते हैं और एक है सफ़ेद संगमरमर जिसको हम लोग ऑफिशियली उसको मकराना मार्बल बोला जाता है, क्योंकि मकराना नाम का स्थान है भारत में एक छोटा सा जहाँ से प्राप्त होता है। विशेषता इस मार्बल की ये है कि ये विश्व का सबसे अच्छा मार्बल माना जाता है इसकी कठोरता के कारण। ये बहुत कठोर होता है। दूसरा इसमें एक विशेषता होती है नॉन पोरस होता है, इसमें कोई भी चीज़ जज्ब नहीं होती अगर गलती से कुछ गिर जाए इसके ऊपर। और तीसरी विशेषता है कि ये ट्रांसलूसेंट होता है, इसमें से प्रकाश जो है आर पार हो जाता है। देखिए आपके सामने जो दिख रहा है ये पूरा एक पोडियम अंग्रेजी में कहेंगे या इसको सिंहासन या तख्त जो कि शहंशाह द्वारा इस्तेमाल होता था जहाँ वो बैठते थे। तो कहा जाता है कि उस वक्त ना कोई चेयर या कुर्सी इस्तेमाल नहीं होती थी, वो इसी पे बैठते थे। उसके लिए उनको बाकायदा कुशन और मसनद लगाई जाती थी जिस पर वो विराजमान होते थे और नीचे जो उनके वज़ीर होते थे उनको अपनी बात कहना और राजा को उस बात को बताने का वहाँ पर मौका दिया जाता था, तो वो भी वहाँ खड़े होते थे, वो बैठते नहीं थे। यहाँ पर बादशाही बेगम के बैठने के लिए झरोका बनाया गया है। एक तरफ बेगम और साहिबा, एक तरफ उनकी माँ, ये लोग यहाँ पे इस पूरे कार्यक्रम में शरीक होते थे, हिस्सा लेते थे। बाकायदा आम जनता के खड़े होने की सामने व्यवस्था होती थी। एक तरफ विशेष तरीके से बनाए गए कि राजा साहब अगर मंच पे बैठे हैं तो कोई भी कहीं पे भी खड़ा वो दिखाई दे सकता था।
तो आर्किटेक्चर उस समय का इस तरह से बनाया गया था। इसको डायगोनल अलाइनमेंट कहते हैं, यानी कि सभी पिलर्स सामने से तो सीध में दिख ही रहे हैं, ऐसे भी सीध में दिख रहे हैं, मगर तिरछे रूप में भी सीध में दिखाई देंगे आपको। तो ये खासियत है। अब हम देखने जा रहे हैं उनके रेजिडेंसेस जहाँ वो रहते थे। तो इसमें सबसे पहले जो इमारत दिखाई देने वाली है वो है रंग महल। खास करके वो बाकी के जो रानीवास थे, जो जिनको हम कह सकते हैं रानियों के, और बाकी उनके अन्य उप रानियों के, वो सारे अलग अलग स्थानों पर बने थे, मगर वो इमारतें अस्तित्व में नहीं हैं। वो ज़्यादातर तोड़ दी गई ब्रिटिश द्वारा। एक बहुत बड़ा हिस्सा जो तोड़ा गया उसमें खास करके जो जनाना बोलते हैं वो वाला हिस्सा था, लेडीज़ का। हाँ। तो उनमें से एक जो इमारत थोड़ी बहुत सुरक्षित, मतलब थोड़ी क्या सुरक्षित रह पाई, वो सामने वाली इमारत है जिसे रंग महल के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग एक तरीके से वो गर्मियों में उनको सुविधाजनक रहे, इसलिए इस इमारत को बनाया गया था, खास करके गर्मियों के हिसाब से। तो उसी हिसाब से इसका निर्माण हुआ। और रंग महल चूँकि एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मनोरंजन की भी पूरी व्यवस्था थी, तो कहा जाता है कि उस वक्त संसाधन सीमित थे। आपको संगीत सुनना है तो संगीतकार चाहिए, अगर डांस देखना है तो डांसर्स चाहिए, सब कुछ आपको अवेल करना पड़ेगा रियल। कोई आज के समय जैसा डिजिटल युग नहीं था, तो इसी के अनुसार सारी चीज़ें निर्मित की गई। तो यहाँ पे सामने जो बड़ा सा चबूतरा और फाउंटेन सिस्टम देख रहे हैं, यहाँ पे प्रस्तुतियाँ होती थी उस वक्त। फाउंटेन चलाने का एक ही तरीका था, ग्रेविटी के जरिए पानी ऊंचाई पे ले जाया जाता था पर्शियन व्हील सिस्टम के, और वहाँ से जब पानी ऊपर से नीचे आता था तो उसमें अपनी एक ऊर्जा उत्पन्न होती थी जो फव्वारे को चला देती थी। तो इस तरीके से फव्वारों का परिसंचलन होता था। इमारतों को इस तरीके से बनाया गया था कि वो पर्याप्त उनमें रोशनी और पर्याप्त जो है हवा आदि का विधान रहे, तो पास हो सके। हाँ, पास। इसीलिए ना कहीं पे कंजेस्टेड या बहुत ही छोटे छोटे कमरे नहीं देखने को मिलेंगे। पूरा का पूरा बहुत बड़ा खुला है। और ये एक सच्चाई है कि आज के समय में जैसे हम जीवन जीने के लिए विवश हैं, वैसे तो उनकी व्यवस्था थी नहीं, पर्याप्त जगह थी, निर्माण करने के लिए संसाधन थे, तो बहुत बड़े आकार की इमारतों का निर्माण सामान्यतः रिहाइश के तौर पे किया जाता था। इस भवन की एक खासियत ये है कि इस भवन में एक छोर से दूसरे छोर तक पानी की एक नहर बहा करती थी, क्योंकि आखिर में इसके अंदर एक निर्माण किया गया था जो कि शाहबुर्ज जैसी इमारत के तौर पे जाना जाता है, जहाँ से पानी को वहाँ से डायरेक्ट किया जाता था इस पूरी नहर के भीतर, और नहर को नाम दिया गया था नहर बेहिस्त, यानी स्वर्ग में बहने वाली नदी या नहर। तो वो मध्य में थी, मगर इसका उपयोग ज़्यादातर, चूँकि मैंने बताया कि गर्मियों में उनकी सुविधा अनुसार करने के लिए था, तो गर्मी के लिहाज से उन्होंने बेसमेंट में कमरे बनाए थे, जो यहाँ से दिखाई दे रहे हैं आपको, जालियाँ जो दिख रही हैं, ये इसका वेंटिलेशन है बेसमेंट का। तो बेसमेंट में कमरे होने से क्या था, प्राकृतिक तौर पे गर्मियों में ठंडक रहती है बेसमेंट में, और सर्दी में गर्माहट रहती है। मुख्य रूप से इस्तेमाल करने का उद्देश्य तो गर्मियों के लिए था। तो अभी तो बंद है। हाँ, अभी क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से इन्होंने बंद किए कमरे, नीचे लोगों को नहीं जाने देते, अंधेरा रहता है। दूसरा ये था कि इस इमारत का एक हिस्सा जो है वो शीश महल के रूप में जाना जाता है। शीश महल यानी उनका निजी जो है मनोरंजन का स्थल, जहाँ पर वो डांस वगैरह करें, तो एक ही नर्तक की जो है वो हज़ारों की संख्या में दिखाई दे रिफ्लेक्शंस के तौर पर, जैसा आपने मुगल आजम फिल्म में देखा होगा, उसी तरह की एक मतलब छवि उत्पन्न होती थी। और यदि रात में अगर सिर्फ छोटी सी एक मोमबत्ती जलाएं तो वही ऐसा लगता था हज़ारों आसमान में सितारे जगमगा रहे हैं। तो अभूतपूर्व दृश्य होते थे उसमें, मगर ज़्यादातर शीशे, क्योंकि उस समय चांदी का प्रयोग करके तैयार किए गए थे, तो बेशकीमती थे, और अलग अलग कालखंडों में लोग निकाल के ले गए। कोई कहता है अंग्रेज ले गए, कोई कहता है यहीं के आज के लोगों ने निकाल लिया, बट निकाले ले गए जरूर, ये लूटा बहुत गया है। हाँ, तो इस तरीके से हम वो जो है सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं उस समय के वैभव का। जी, अब इसी इमारत के लगती हुई इमारत ये खास महल है, जिसको कि शहंशाह आलम का निजी आवास कह सकते हैं, जहाँ वो रहते थे। और इसे बनाने के लिए पूरी तरह से संगमरमर का प्रयोग किया है। जो हमने भी रंग महल वाली इमारत देखी, उसमें संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर और स्टुको वर्क यानी कि चूना गारा और ईंट सबका प्रयोग किया है मिला जुला, बट इसमें पूरी तरह संगमरमर का प्रयोग किया है। तो इसके अंदर एक खासियत है, यहाँ से आप देख पाएंगे जो भी कुछ चित्रित दिख रहा है वो एक विशेष तरह का काम है, जिसको मीनाकारी का काम कहा जाता है। उसमें जो एक्चुअल काम था वो उसके ऊपर सोने की बहुत प्यारी सी परत चढ़ी हुई थी, बहुत दुर्लभ तरीके के पत्थर लगाए गए थे। वो सारी चीज़ें जो थी बेशकीमती थी, और उन पर जब लाइट पड़ती थी तो चमक अलग से दिखाई देती
की थी। वो चीज़ें अब अस्तित्व में नहीं रही क्योंकि उनको भी लोग निकाल ले गए। इसके पीछे कहा जाता है कि ब्रिटिश के पास जब था तो अंतिम समय में जब वो यहाँ से जाने की तैयारी कर रहे थे तो उनके सैनिकों को इस बात के लिए छूट दे दी गई थी, जो कुछ उनके हाथ लगे ले सकते हैं। तो इसीलिए बहुत सा ऐसा स्थान है जहाँ बहुत मेहनत लगती है कुछ करने के लिए, मगर उन्होंने ऐसा किया क्योंकि उन्हें वहाँ से कुछ प्राप्त हो रहा था। जी। तो अब कुछ रहा नहीं, इमारत का सिर्फ केवल ढांचा रह गया है, सजावट नहीं रही। साथ ही इस इमारत के निचले हिस्से को एक अलग से एक पूरा स्वरूप या उस एक पूरा एक सिस्टम डेवलप किया गया था उस वक्त। यानी कि कोई भी राजकुमार जहाँ पे भी जब भी रहा है उन भवनों में एक एस्केप रूट यानी उनको सुरक्षित निकासी का द्वार जरूर बनाया जाता था जहाँ से उन्हें निकाला जा सके आपात स्थिति में। वैसे तो ये द्वार जो है नदी की तरफ खुलता है, यमुना गेट बोलते हैं इसको, क्योंकि उस समय परिचालन संभव था यमुना नदी में आगरा और दिल्ली के बीच नाव द्वारा। तो अक्सर जो शाहजहाँ का आना जाना आगरा और दिल्ली के बीच हुआ है वो इसी द्वार के माध्यम से था और इसका उपयोग आपात स्थिति में भी किया जा सकता है। तो रेस्टोरेशन वाला काम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, साफ़ सफाई के साथ साथ उसको दोबारा से पेंट किया जा रहा है। अब एक बहुत सुंदर और प्यारी इमारत जो देखने को मिलने वाली है, जो सामने आपके आने वाली है, जिसे हम कहते हैं दीवाने खास। हमने पहली इमारत के तौर पे जिसे देखा था दीवाने आम, यानी आम जनता का दरबार। ये विशिष्ट लोगों का दरबार जहाँ स्वयं शहंशाह और उनके मंत्री परिषद के लोग आकर के एक परिचर्चा करते थे, प्रशासकीय चीज़ों पे विचार विमर्श होता था और साथ में ही यदि कोई विदेशी यात्री या कोई ऐसा मेहमान जो बाहर से आया है उससे भी शहंशाह यही मिलते थे। कहा जाता है इस इमारत को बहुत खूबसूरती से बनाया गया था और उसमें एक विशेष तरह का काम किया गया था जिसे हम कहते हैं पच्चीकारी। पच्चीकारी सामने दिखने वाला ये काम है जो कि अंग्रेजी में इनले वर्क कहलाता है, इसको लैटिन में पियात्रा दूरा भी कहते हैं। इसके अंदर जो पत्थर हैं वो जड़े गए हैं अंदर और ये जड़ाऊ काम जो है विशेष तौर पर उन पत्थरों से किया गया है जो भारत में अब अधिकांश मिलते ही नहीं है। जैसे नीले रंग का जो पत्थर देख पा रहे हैं वो लैपिस लैजुली है जिसे लाजवर्थ कहा जाता है। हरे रंग का पत्थर मेलाकाइट है। काले रंग का जो पत्थर है वो ब्लैक ऑनिक्स है। येलो जैस्पर है। इस तरह के ये विशेष रूप से उपरत्नों का प्रयोग करके इसे सजाया गया है। इसी प्रकार दीवार पर मीनाकारी का काम था, मगर मीनाकारी का काम शायद आप नहीं देख नहीं पाएंगे क्योंकि सब निकाला गया है। सिर्फ ये पत्थर और ये वाला काम बच गया क्योंकि कठिन था। ये उपरत्न थे यानी सेमी प्रीशियस स्टोन थे, इनकी वैल्यू इस काम के सामने कुछ भी नहीं थी उस वक्त, तो शायद दया भाव करके छोड़ दिया गया ये। मगर आज के समय में लोगों ने जो किया जा सकता है, जैसे आप देख पा रहे हैं पत्थर निकाल दिया है, तो यही वजह है कि लोगों को ऊपर जाने के लिए अनुमति नहीं है। पहले लोग ऊपर चढ़ सकते थे कुछ वर्षों पहले तक, तो हमें अपने चीज़ों को सुरक्षित रखना है तो उनका बचाव भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक चबूतरा आप देख पा रहे हैं, वो विशेष तौर पर प्रसिद्ध था एक विशेष सिंहासन के लिए, जैसे इतिहास में जिसका नाम मयूर सिंहासन के रूप में जाना जाता है। ईरानी भाषा में इसको तख्ते ताउस भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध जो था वो शहंशाह शाहजहाँ से रहा और उन्होंने इसको बनवाने में अपने जितना भी उनके पास संसाधन थे उसका उपयोग कराया। 7 वर्ष लगे थे उनके शाही जो खजाने में जो पत्थर थे और उसमें जो सोना था उसका उपयोग करके, खास करके करीब जैसा एक आंकड़ा प्राप्त है उसके अनुसार 1150 केजी सोना प्रयोग में लाया गया था। 37,000 जैन स्टोन्स लगे थे, अगर उनको तोला जाए तो लगभग 250 केजी जैन स्टोन्स लगे थे और दुनिया का सबसे बड़ा हीरा भी जड़ा था कोहिनूर। मगर ये आज अस्तित्व में यहाँ नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि 1739 में नादिर शाह नामक राजा जो ईरान का था शहंशाह, उसने दिल्ली पर आक्रमण किया। मोहम्मद शाह रंगीला उस समय शासक थे दिल्ली के, एक विलासी प्रकृति के व्यक्ति थे। सेना उस समय बहुत कमज़ोर अवस्था में थी, तो सरलता से मुग़ल सेना पराजित हो गई। करनाल में 2.5 घंटे युद्ध हुआ और बस वहाँ से पराजित करके जब शहर के भीतर आए तो कहते हैं उनके सैनिकों से कुछ बदतमीजी कर दी थी स्थानीय लोगों ने, तो कत्लेआम का ऑर्डर दे दिया था नादिर शाह ने। तो एक ही दिन में लगभग 31,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया था। तो उसके बाद उन्होंने समझौता किया कि भाई आपको जो चाहिए शहर आ जाना चाहिए, क्या चाहिए आप लीजिए। तो कहते हैं कि उसने 41 दिन तक दिल्ली शहर को लूटा, बहुत सा कुछ यहाँ से ले गए। 3,500 हाथी घोड़े ऊँटों पर लाद के, जिसमें मयूर सिंहासन भी चला गया। बट उसमें लगा हुआ हीरा भारत आ गया कैसे भी करके, वो अहमद साद अब्दाली के माध्यम से होते हुए अफगानिस्तान और फिर वहाँ से महाराजा रंजीत सिंह के पास। मगर रंजीत सिंह की जो तीसरी पीढ़ी थी वो युद्ध हार गई एंग्लो सिख वॉर 1850 में। उसके बाद फिर ये यहाँ से ले गए इंग्लैंड
कोहिनूर को, और उस समय कहते हैं महारानी विक्टोरिया जो थी उनके पास पहुंचा। फिर बाद में उन्होंने आदेश दिया कि भाई मेरे मुकुट में जड़ दिया जाए, तो उसके बाद से वो अभी तक इंग्लैंड में है और वो अस्तित्व में है। बाकी मयूर शासन के बारे में कहा जाता है कि वो अस्तित्व में नहीं रहा, क्योंकि उसके विषय में ये कहा जाता है नादिर शाह जब तक जीवित था तब तक तो देखा गया, उसकी मृत्यु के बाद उसके साथ क्या हुआ वो किसी को नहीं पता। वो डिसअपियर हुआ, क्या हुआ उसके साथ, क्या प्रसंग है, बहुत से कथानक हैं, मगर कौन सा वास्तविक है ये पता नहीं, इसलिए हम कह नहीं सकते वो है कहाँ। तो ये स्थान एक ऐसे विशाल काय और इतने मतलब उस समय के सबसे जैसे बेशकीमती चीज़ से जुड़ा हुआ, जिसकी कीमत कहते हैं ताजमहल के निर्माण की जो कीमत थी उससे करीब 9 गुना अधिक कीमत से तैयार हुआ था। ताजमहल के संपूर्ण निर्माण में जो खर्चा आया था उससे 9 गुना खर्चा हुआ था उसमें। तो अस्तित्व में नहीं है, मगर उसकी यादें, उसका प्रसंग हम सबको हमेशा प्रेरित करता है जानने के लिए कि भारत कितना समृद्ध रहा होगा, सोने की चिड़िया जिसे हम कहते हैं। भव्यता के पराकाष्ठा पे भारत का इतिहास रहा है। तो कुल मिलाकर के मुग़लों ने अपने जीवन को अच्छा और एक से कह सकते हैं खुशनुमा करने के लिए बहुत सी चीज़ें यहाँ बनाई। उसमें ये शाही हमाम सामने दिख रहा है। शाही हमाम यानी कि वो था जहाँ उनको स्नान में आदि की सुविधा थी। तो जैसे हम सभी जानते हैं ठंडे गर्म पानी से हम सब लोग स्नान करते हैं, उनको उनके पास संसाधन थे तो ठंडे गर्म पानी के साथ साथ सुगंधित जल से स्नान करने की सुविधा इसके भीतर थी। इसके अलावा भाप द्वारा स्नान, जिसको जकूज़ी या स्टीम बाथ कहते हैं, वो भी यहाँ पे संभव था। तो एक हिस्से में एडल्ट्स के लिए यानी वयस्क लोगों के लिए था और एक हिस्से में बच्चों के लिए भी था। इसी इमारत के भीतर काफ़ी बड़ी इमारत है। पानी गर्म करने की सुविधा के लिए जो है यहाँ पे भट्टी थी जहाँ पे लकड़ियाँ लगाई जाती थी। 40 मन लकड़ी एक बार में इस्तेमाल होती थी बड़े पैमाने पे पानी गर्म। तो इसी इमारत के सामने दूसरी इमारत और आप देख पा रहे हैं जो ये शहंशाह आलमगीर यानी जिनको औरंगजेब के नाम से जाना जाता है उनके द्वारा निर्मित है। क्योंकि उस समय मस्जिद बनाई तो गई थी मगर वो बाहर थी जामा मस्जिद, तो औरंगजेब ने निजी उपयोग के लिए इस मस्जिद का निर्माण करवाया। तो निर्माण करने के बाद जब वो बनकर तैयार हुई तो सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई बिल्कुल मोती जैसी चमकती मस्जिद थी, तो नाम रखा गया मोती मस्जिद। तो मोती मस्जिद जो है आज भी अपना वजूद रखे है क्योंकि इसे ज़्यादा इसको नुकसान नहीं पहुंचाया गया, अपने अस्तित्व में है पूरी तरह कायम। अब किसी परिवार का स्वस्थ रहना भी आवश्यक है। तो कहते हैं राज परिवार के लोग तो बाहर अपने सामान्य जनता की तरह घूमने फिरने तो जा नहीं सकते थे, तो उनके लिए पूरा एक बागीचा बनाया गया और ये बागीचा जो है इसको नाम दिया गया हयात बख्श, यानी जीवनदायिनी बागीचा, जीवन देने वाला। तो ये हयात बख्श का बागीचा काफ़ी बड़ा है परिसर, ताकि कोई व्यक्ति अगर एक ही चक्कर लगा ले तो पर्याप्त उसका टहलना हो जाता है। तो यहाँ पे वो अपने सुविधानुसार घूमने फिरने आ सकते थे। इसमें उस वक्त काफ़ी अच्छे तरीके के वृक्ष और उस समय के जड़ी बूटी से संबंधित मतलब औषधीय पुष्प जिन्हें हम कहते हैं वो औषधीय पौधे लगाए गए थे, जैसा प्रसंग मिलता है। मगर अंग्रेज़ों के समय में ये पूरा लैंडस्केप चेंज कर दिया गया। उनको ज़्यादातर घास के मैदान ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो पूरा ग्रास लैंड आपको दिखाई दे रहा है। जी। क्यारियाँ उस वक्त की अब नहीं है। हालांकि यहाँ पे 2 प्रमुख इमारतें और अब देखी जा सकती है जो पवेलियंस के तौर पर उस मुग़ल काल में बनाए गए थे, जो कि बारिश की ऋतु का विशेष आनंद लेने के लिए प्रयोग में आते थे। जिसमें से ये सामने जो इमारत दिख रही है ये पवेलियन कहलाता है, सावन मंडप। और बिल्कुल जो दूसरी तरफ है वो कहलाता है भादव मंडप। तो सावन और भादव एक दूसरे के आमने सामने बनाए गए थे। तो कहा जाता है कि ये पूरा जब वर्षा ऋतु आती थी तो वो बैठते थे बारिश का आनंद लेने के लिए, एक तरफ महिला एक तरफ पुरुष, ऐसा भी कहा जाता है। हाँ जी। मगर यहाँ पे चूँकि एक बीच में रिक्त स्थान था, तो बाद में बहादुर शाह जफर जब उन्होंने अपनी गद्दी संभाली जो आखिरी मुग़ल बादशाह को, तो उन्होंने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से इस इमारत को बनवाया, जिसे हम अब जफर महल के रूप में जानते हैं। कहते हैं ये उस तरह का उस वक्त का एक जल महल था, जैसे राजस्थान इत्यादि जगहों पे बनाए गए जल महल वहाँ से प्रेरित। तो चारों ओर इसके पानी भर दिया जाता था, जल महल को बीच में बनाया गया था। तो जाने का कोई साधन नहीं था क्योंकि कोई पुल नहीं बनाया था, तो एक छोटी सी नाव के जरिए वो लोग उसके जल महल के भीतर जा सकते थे। कहते हैं कि वो अपनी नाव पे बैठ कर के जब वहाँ पहुँचते थे तो उनका जो एक सेवक साथ में होता था और वो पान बना के उन्हें देता था
और वो अपने आराम से बैठ करके अपनी शेर व शायरी करते थे। जो उनको सुकून चाहिए, पुरसुकून तरीके से अपनी शायरी कर सकें, वो उन्होंने यहाँ पर वो वक्त बिताया। मगर वो ज़्यादा समय तक जारी नहीं रह पाया, क्योंकि एक दौर ऐसा आया जब अंग्रेज़ों ने सब कुछ कब्जा कर लिया और अंग्रेज़ों ने यहाँ से उन्हें निर्वासित करके भेज दिया, तो उनका दुखद अंत हो गया। मगर वो जो उनकी ज़िंदगी की आखिरी निशानी ज़फ़र महल के रूप में हम देख सकते हैं इस इमारत के तौर पर। इसमें काफ़ी हिस्सा बीच में क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका ही पुनर्निर्माण भी चल रहा है। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा उसको रेस्टोर किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा तालाब नुमा एक परिसर है ये, यहाँ पे फव्वारे भी थे लगे हुए, पानी की पूरी व्यवस्था थी। अच्छा, पानी का प्रबंधन पूरी तरह से नदी पर आश्रित था। यमुना नदी चूँकि बिल्कुल लग के बहा करती थी, जो कि अब काफ़ी दूर हो चुकी है, 400 वर्षों का अंतराल लंबा होता है, तो पानी का संबंध नदी का और किले का रहा नहीं, तो वो सारा पानी का सिस्टम अब एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि इसमें कई सारे कुएँ थे जहाँ से पानी जो पीने का राज परिवार के लिए वो नदी का पानी ना करके इस्तेमाल कुएँ का पानी करते थे, जिसमें से कुआं वहाँ पर भी स्थित है तो आपके। तो कुल मिलाकर के जो जितना भी आप कुछ देख पा रहे हैं, ये पूरा इस बागीचे का हिस्सा है। वहाँ कोने पर वो है शाह बुर्ज, जहाँ पर पानी की व्यवस्था थी, जहाँ से लिफ्ट करके पानी और वहाँ से वो पूरी नहर में उस पानी को वहाँ से डायरेक्ट किया जाता था। हाँ, तो वो इमारत सामने दिखाई देती है। अब हम पृष्ठभूमि में जो इमारतें देख पा रहे हैं, ये ब्रिटिश कालीन इमारतें हैं, जो 1857 के विद्रोह की विफलता के बाद जो उन्होंने निर्माण कराया था ध्वस्त करके, वही इमारतें हैं। क्योंकि ये एक विशेष शैली में बनाई गई है जिसको हम विक्टोरियन आर्किटेक्चरल स्टाइल कहते हैं, तो इनको विक्टोरियन बैरक्स भी कहा जाता है। और सैनिकों के लिए चूँकि बनी है तो मल्टी स्टोरी है, एक ही तल पर काफ़ी संख्या में लोग रह सकें अलग अलग, तो इस तरीके से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं। इनमें एक खासियत है, इनके अंदर चिमनियाँ दिख रही हैं, जो टिपिकल एग्जाम्पल है यूरोपियन आर्किटेक्चर का, उनके कल्चर में चिमनियाँ होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा ब्रिटिश को ये वाला पेड़ बहुत पसंद था, जिसको हम लोग अशोका बोलते हैं आजकल। सराका अशोका, जो कि एक प्रजाति है हमारी आयुर्वेद में जिसका वर्णन मिलता है, अशोक, सीता अशोक भी कहा जाता है, वो प्रजाति नहीं है, ये है पॉलीएल्थिया लॉन्गिफोलिया, एक अलग तरह का एक पेड़ है ये, जो कि ब्रिटिश को बहुत पसंद था। इसका कारण ये था कि इसके तने का इस्तेमाल बोट्स बनाने के लिए, नाव बनाने के लिए किया जा सकता था, तो ये पेड़ ज़्यादातर वो लोग प्राथमिकता देते अपने अपने आसपास के रिहायशी इलाकों में लगाने के लिए, तो ये देखने को मिलता है हमें। तो इस प्रकार से इस पूरे किले का ये अंतिम बिंदु है जहाँ पे पर्यटक घूमने आ पाते हैं। इसके बाद फिर आगे की जो इमारतें हैं, इन्हीं इमारतों को सरकार ने वर्तमान में एक संज्ञान लेते हुए कि इतिहास के कुछ प्रसंग हैं जिनको हम आम जनता तक लेकर आएँ। तो 1857 विद्रोह एक विशेष घटना है भारतीय इतिहास की, उससे संबंधित एक पूरी इमारत समर्पित की गई है क्रांति मंदिर के म्यूजियम के रूप में। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का एक विशेष योगदान है, उनको समर्पित इमारत है। इसी प्रकार से काला पानी, वीर सावरकर, उनके प्रसंग से जुड़ी हुई इमारत है। इस प्रकार से सभी अलग अलग इमारतों में अलग अलग प्रासंगिक सब्जेक्टिव म्यूजियम्स को बनाया गया है पर्टिकुलर पर्सन्स के। हाँ, तो जिसके लिए लोग आते हैं तो किले में वो म्यूजियम सहित अगर टिकट लेते तो इन इमारतों में घूमने जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये था फुल डिटेल्ड व्लॉग अबाउट लाल किला, नरेटेड बाय डॉक्टर जयवीर सिंह, और उन्होंने हमें काफ़ी डिटेल में इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करी है हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। और इनमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिनके बारे में मुझे भी एक्चुअल में नहीं पता था, जो कि यहाँ पर आके हमें पता चली। तो आप भी डेफिनेटली विजिट करें इस साइट को। मंडे को क्लोज रहती है, बाकी रेस्ट ऑफ अदर डेज 9:30 पर लाल किला आपके लिए ओपन हो जाता है। तो डेफिनेटली विजिट करें, आएँ और घूमें अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो। कमेंट करके बताएं फर्दर आपको किस चीज़ के लिए अलग ब्लॉग चाहिए, एंड आई ट्राई टू मेक इट कवर फॉर यू। एंड कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन यू गाइस टेक केयर, हैव अ गुड डे।